हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ऑनलाइन क्लासेस। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फंक्शंस। आपने ये सी लैंग्वेज में पढ़े होंगे, लेकिन इनको हम यहाँ पर जो है अब आपके सी प्लस प्लस में जो है यहाँ पर रिवाइज करने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि क्या डिफरेंस है। हालांकि ज़्यादा डिफरेंस कुछ नहीं है, सेम एग्जैक्टली जैसे हम सी लैंग्वेज में हमने फंक्शंस पढ़े थे वैसे ही हम यहाँ पर जो है आपके ये फंक्शंस यहाँ पर पढ़ेंगे। तो बस रिवाइज ही और एक तरह से इस यहाँ पर तो इस टॉपिक में हमारा तो पहले बात करते हैं कि फंक्शंस होते क्या हैं। तो कई बार क्या होता है कि हमारे पास जब हम कोड बनाते हैं, प्रोग्रामिंग करते हैं अपने किसी प्रोग्राम की, तो कोई सेट ऑफ स्टेटमेंट्स होती हैं जो कि बार बार रिपीट हो रही होती हैं। ठीक है, वो एक से ज़्यादा बार रिपीट हो रही हो तो आप उनको बार बार लिखे जा रहे हो। फॉर एग्ज़ाम्पल लेट्स से कि आपका जो प्रोग्राम है उसमें आपको क्या है, एक नंबर, कोई नंबर आता है, कोई भी नंबर आते हैं बार बार, और उन नंबर्स का आपको स्क्वायर रूट निकालना होता है। स्क्वायर रूट नहीं, सॉरी, स्क्वायर निकालना होता है। तो हम क्या करते हैं, मान लीजिए नंबर है सी, राइट। तो उसका स्क्वायर निकालना है तो कैसे निकालेंगे आप करेंगे सी इंटू सी, राइट। सी को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई किया तो स्क्वायर मिल गया, वो सी में चला गया, राइट। तो ये तो एक स्टेटमेंट हुई यहाँ पर। अब मान लेते हैं कोई नेक्स्ट वेरिएबल है जिसका नाम है C1, तो फिर क्या करेंगे C1 इंटू C1, राइट। एन CN तक चले जाते हैं यहाँ से, तो CN इंटू CN, राइट। तो इसमें क्या हो रहा है कि आपने चलो एक बार ठीक था लिख दिया, 2 बार ठीक था लिख दिया, लेकिन आपको क्या हो रहा है, ये बार बार रिपीट करनी पड़ रही है n नंबर्स तक, यानी कि बहुत बार रिपीट करना पड़ रहा है। तो आप क्या कर रहे हो, सेम लाइन ऑफ कोड जो है वो बार बार लिख रहे हो। इससे क्या हो रहा है, आपके पास एक तो आपका प्रोग्राम है वो अननेसेसरी लंबा हो रहा है, ओके। दूसरा क्या हो रहा है वहाँ पर आपके पास कि ये जो प्रोग्राम है आपका वो कॉम्प्लेक्स होता है। ये तो बहुत छोटा सा एग्जांपल है, बहुत सिंपल सा एग्जांपल है, लेकिन मे बी जो आप ये टास्क जो रिपीट कर रहे हो बार बार वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स है, और ये जो टास्क आप कर रहे हो वो सिर्फ एक स्टेटमेंट का नहीं है, वो मल्टीपल स्टेटमेंट का है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देख लेते हैं, यही स्टेटमेंट चलती है आगे। तो हम क्या कर रहे हैं सी इंटू सी, ठीक है। ये क्या कर रहा है, आपका स्क्वायर निकाल रहा है। फिर जब वो स्क्वायर निकल जाएगा तो उस स्क्वायर में आपने क्या करना है, 10 को ऐड कर देना है, राइट। अभी हम सिर्फ ये रफली एग्जांपल रफली बस हम यहाँ पर एक एग्जांपल ले रहे हैं। तो उसके बाद क्या कर रहे हैं हम यहाँ पर, आपका जो ये प्रोग्राम है, इसके बाद मान लेते हैं कि जो भी रिजल्ट हमें मिल रहा है उस रिजल्ट को हम क्या कर रहे हैं, कोई एक और वेरिएबल है a, राइट, उसको डिवाइड कर दे रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे चलो हम मान लीजिए आंसर वेरिएबल। तो ये कुछ सेट ऑफ ब्लॉक्स हैं जो कि सेट ऑफ स्टेटमेंट्स हैं जो आप चाहते हो कि भाई एक के बाद एक रन हो, ठीक है, ये सारी की सारी, और इसी सीक्वेंस में रन हो, और ये चीज़ बार बार होती रहेगी। अभी ये सी के लिए किया है हमने, इसके बाद जो हम C1 के लिए कर रहे हैं, या कोई वेरिएबल Z है उसके लिए भी यही चीज़ें कर रहे हैं बार बार। तो हो क्या रहा है कि हमें जो ये लाइन ऑफ कोड्स है ये बार बार लिखने पड़ रहे हैं। इससे क्या हो रहा है, रेपिटेशन हो रही है कोड की, राइट। अगर ये रेपिटेशन हो रही है तो आपका कोड जो है वो अननेसेसरी लंबा हो जाएगा। दूसरी प्रॉब्लम क्या पड़ सकती है, मे बी कभी टाइप करते हुए ह्यूमन एरर हो जाए और कोई ना कोई गलती कहीं ना कहीं पे हो जाए, राइट। तो यहाँ पे ये 2-3 चीज़ें होती हैं। दूसरा क्या है कि कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती है प्रोग्राम की। जब आप उसको डिबग करोगे या चेक करोगे तो आपको बहुत सारी लाइन ऑफ कोड्स को चेक करना पड़ेगा, ओके। तो इस वजह से क्या होता है कि हमारा जो प्रोग्राम है वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स बन जाता है। ये तो बहुत छोटा सा सिंपल सा एग्जांपल है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपने प्रोग्राम बनाया जो फैक्टोरियल कैलकुलेट करेगा, और बार बार वो फैक्टोरियल का एल्गोरिदम यहाँ पर लिखी जा रहे हो, तो रिपीटेशन की वजह से क्या हो रहा है, आपका प्रोग्राम जो है वो एफिशिएंट भी नहीं रहता है, क्योंकि बार बार सेम चीज़ें करी जा रहे हैं हम यहाँ पर, ठीक है। तो इसको एलिमिनेट करने के लिए हम क्या करते हैं, फंक्शन का यूज़ करते हैं। फंक्शन में क्या करते हैं हम, ये जो लाइन ऑफ कोड है ना हमारा, ये जो मल्टीपल लाइन ऑफ कोड यहाँ पर हमने बना के रखा है, इसको हम क्या करेंगे, एक यूनिट में, ओके, एक यूनिट में इसको हम पैक कर देंगे, राइट। अब जब ये एक यूनिट में पैक हो जाएगा तो हम इस पूरे के पूरे लाइन ऑफ कोड को नहीं बुलाएंगे, इसको हम कुछ नाम दे सकते हैं। अभी मान लेते हैं हम इसका नाम बस लेट्स से ABC दे दिया है, इस यूनिट को हमने नाम। तो अब हम क्या करेंगे, इस यूनिट को जो है हम यूज़ करेंगे सिर्फ, राइट। हम बार बार ये नहीं करेंगे यूज़,
ये तीनों लाइनें नहीं लिखेंगे हम, बस जब भी हमने ये लाइनें चलानी है हम क्या करेंगे, ABC लिख देंगे और ये लाइनें ऑटोमेटिकली जो है रन हो जाएगी। तो ये जो आपका कॉन्सेप्ट है कि जो आप ये मल्टीपल लाइन ऑफ कोड्स हैं या सिंगल जो भी हैं, उनको जब आप किसी एक पैकेज के अंदर पैक कर देते हो तो वो जो चीज़ है आपकी वो एक फंक्शन बन जाता है। ठीक है, ये तो बहुत ही सिंपल तरीके से यहाँ पे एग्जांपल है, सिंटैक्स इसका हम देखते हैं बाद में भी क्या होता है। ऑलराइट, तो ये जो फंक्शंस हैं हमारे, ये दो तरह के होते हैं। पहला फंक्शन होता है लाइब्रेरी फंक्शंस और दूसरे होते हैं हमारे यूज़र डिफाइंड फंक्शंस। लाइब्रेरी फंक्शंस वो होते हैं जो आपकी C++ है ना, जो इसमें पहले से बने होते हैं। ओके, ऐसे फंक्शन जो C++ ने पहले से बना रखे हैं, उन्हें इसके बारे में पहले से पता है। तो इसके लिए जैसे कि आप अगर टर्बो C यूज़ कर रहे हो तो आप getch फंक्शन लगाते हो हमेशा, राइट। ये जो है वो फंक्शन होता है। इसकी डिस्क्रिप्शन, इसका जो सिंटैक्स है वो देखते हैं बाद में, लेकिन अभी समझने के लिए बस इतना सा है कि ये जो है पहले से बना है। अब देखिए हम getch करते हैं तो वो क्या करता है, वेट करता है वहाँ पे एक कैरेक्टर एंटर हो उसका, ठीक है, लेकिन कैसे करता है, उसकी कोडिंग क्या है वो नहीं हमें पता। ठीक है, उसके बाद एक हम CLR SCR का यूज़ करते हैं जो कि क्लियर स्क्रीन करता है, लेकिन कैसे करता है, ये तो सिर्फ एक वर्ड है ना यहाँ पर, इसकी एक्चुअल कोडिंग कहाँ पर थी, तो वो चीज़ है, राइट। एक चीज़ हमारे पास और होती है जिसको हम पावर फंक्शन, राइट। अब ये जो पावर फंक्शन है आपका, यहाँ पर POW नाम से एक फंक्शन होता है, पावर फंक्शन। ये करता है आपका, यही पावर कैलकुलेट करता है आपके नंबर्स की। कैसे करता है वो देखते हैं आगे, राइट। तो ये जो पहले से बने हुए फंक्शंस हैं जिनकी कोडिंग हमें नहीं पता है लेकिन हम उनको फिर भी यूज़ कर रहे हैं, ऐसे फंक्शन जो हैं आपके वो होते हैं लाइब्रेरी फंक्शंस। ये जो होते हैं C++ में पहले से बने होते हैं। जो हम स्टार्टिंग में जब हेडर फाइल्स का यूज़ करते हैं, जो आप लिखते हो वहाँ पर हैश इंक्लूड, इसके बाद आप जो भी हेडर फाइल का यूज़ करते हो, जो भी हेडर फाइल आप यहाँ पर लिखते हो, वो एक्चुअली में क्या कर रही होती है, लाइब्रेरी फंक्शंस को आपके प्रोग्राम में ऐड कर रही होती है। ठीक है, तो जैसे कि हमने पहला हम करते हैं IO मैनिपुलेशन, राइट। तो सॉरी, IO मैनिपुलेशन नहीं होती है, IO स्ट्रीम होती है, iostream.h। iostream.h क्या करती है, इनपुट आउटपुट के जो फंक्शंस हैं आपके, उनको लोड करती है आपके प्रोग्राम के अंदर, राइट। एक हम यूज़ करते हैं आपकी conio.h। conio का मतलब होता है कंसोल आउटपुट। ओके, कंसोल, सॉरी ये होता है कंसोल, यहाँ पे COI मतलब कंसोल, IO का मतलब इनपुट आउटपुट। तो कंसोल आउटपुट के रिलेटेड जो भी फंक्शन जैसे कि getch, एक्सेट्रा, वो जो आपके हैं वो इसके अंदर पैक होते हैं, राइट। तो ऐसे फंक्शंस जो पहले से बने हुए हैं उनको हम कहते हैं लाइब्रेरी फंक्शंस, और जो नहीं बने होते हैं पहले से उनको कहते हैं हम, सॉरी, जो फंक्शन पहले से बना था उनको कहा जाता है लाइब्रेरी फंक्शंस। ठीक है, उसके बाद जो दूसरे फंक्शन हमारे यूज़र डिफाइंड फंक्शन, वो ऐसे फंक्शंस हैं जो हमारा यूज़र जो है वो खुद से क्रिएट करता है। ठीक है, ये जो फंक्शन है वो तो पहले से बने हुए हैं, लेकिन हमारा जो यूज़र है वो अपने पर्सनल फंक्शंस अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से क्रिएट कर सकता है, और जब वो ये फंक्शंस को क्रिएट करता है उनको कहा जाता है यूज़र डिफाइंड फंक्शंस। ओके, तो इसमें देखिए सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर कि ये कैसे बनते हैं, हम सीधा यूज़र डिफाइंड फंक्शन पे आएंगे, लाइब्रेरी फंक्शंस का हम यहाँ पे नहीं यूज़ करेंगे ज़्यादा। तो ये जो आपके फंक्शंस हैं, यूज़र डिफाइंड फंक्शंस हैं, वो तीन स्टेटमेंट्स में जाकर बनते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास तीन स्टेटमेंट्स हैं, पहली ये है, उसके बाद दूसरी ये है, और यहाँ पर तीसरी स्टेटमेंट है। तो तीन स्टेटमेंट्स का यूज़ करके जो है हम इन यूज़र डिफाइंड फंक्शंस को क्रिएट करते हैं। तो सबसे पहला जो यहाँ फंक्शंस है हमारे पास वो है फंक्शन डिक्लेरेशन। ठीक है, फंक्शन डिक्लेरेशन में हम क्या करते हैं, सिंपली आपका जो कंपाइलर है उसको बताते हैं कि हमारे पास जो है कोई एक यूज़र डिफाइंड फंक्शन है। ठीक है, क्योंकि लाइब्रेरी फंक्शंस क्या होते हैं, वो तो हेडर फाइल से पता चल जाता है कंपाइलर को कि हाँ भाई ये वाले फंक्शंस मुझे यूज़ करने हैं, लेकिन जो यूज़र बनाता है वो उसको हमें स्पेसिफिकली बताना पड़ता है कि भाई एक ऐसा फंक्शन जो हमने है क्रिएट किया है। ओके, तो वो होती है फंक्शन डिक्लेरेशन। ओके, उसके बाद जो है, हालांकि यहाँ पे फंक्शन कॉल आ रही है, लेकिन उसके बाद हम क्या करते हैं, फंक्शन की यहाँ से हम सीधा यहाँ आ जाते हैं, और यहाँ पे होती है आपकी फंक्शन डेफिनेशन। डेफिनेशन में हम बताते हैं कि एक्चुअली में उसको काम कैसे करना है। जैसे कि ये जो आपका क्लियर फंक्शन है यहाँ पर, देखिए ये जो हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं ना,
कि इसका एक्चुअली में बैक एंड पे कोडिंग क्या है, कैसे ये क्लियर कर रहा है आपकी स्क्रीन को, तो वो होती है फंक्शन डेफिनेशन। जो भी आपके इसके रिलेटेड कोड लिखोगे वो होता है डेफिनेशन। उसके बाद होता है आपका फंक्शन कॉल, राइट। फंक्शन कॉल मतलब जब हम उसको यूज़ कर रहे हैं, जैसे कि हम प्रोग्राम के अंदर गेट ch लिखते हैं, तो ये होती है कॉल करना, कि उसको बुलाना फंक्शन को कि अब इसको रन कर दो, ठीक है। तो जो फंक्शन डिक्लेरेशन, हालांकि मैंने इनको ऊपर नीचे लिख दिया है यहाँ पर, ये ऊपर नीचे लग रहा होगा आपको, लेकिन जो है लिखते हैं हम इनको इस तरह से, पहले आती है आपकी फंक्शन डिक्लेरेशन, फिर आपका मेन फंक्शन आता है, फिर आपकी कॉल आती है, और उसके बाद ये आता है आपका डेफिनेशन। ये मतलब टाइप करने का तरीका है हमारा। लेकिन जब कंपाइल होता है, जब रन होता है प्रोग्राम, तो क्या होता है, डिक्लेरेशन चेक करता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है आपके पास, यहाँ पे जब आपका मेन फंक्शन आता है, तो मेन फंक्शन के अंदर जब भी कॉल आती है, तो कॉल से वो जंप करता है आपका फंक्शन डेफिनेशन के पास, ओके। तो कैसे करना है एक बार जल्दी से देख लेते हैं। पहले हम क्या करेंगे, फंक्शन को डिक्लेयर करेंगे, बताएंगे कि एक ऐसा ऐसा फंक्शन है हमारे पास, वो कहाँ होता है, मेन के ऊपर और हेडर फाइल्स के नीचे, ठीक है, हैश इंक्लूड के नीचे और मेन के बीच में, मतलब इन दोनों के बीच में फंक्शन को डिक्लेयर किया जाता है कि भाई ऐसा ऐसा फंक्शन हमारे पास है, ठीक है। फिर आपका मेन फंक्शन शुरू हो जाएगा कंपाइल करना, जो भी आपकी स्टेटमेंट्स थी, फंक्शंस बनाए, जो सॉरी वेरिएबल्स प्रिंटिंग करी, जो भी करी वो सब कुछ। जैसे ही फंक्शन की कॉल आएगी, ठीक है, उसका हम कॉल करेंगे, तो उसको पता है कि ऐसा फंक्शन था हमारे पास, तो वो क्या करेगा, उस फंक्शन को ढूंढने जाएगा, कहाँ, मेन के बाहर, ठीक है। तो मतलब कि जो डेफिनेशन है वो मेन के बाहर होती है, ओके। तो रन कैसे होगा, पहले यहाँ पर आएंगे, फिर मेन का रन होगा, जहाँ पे फंक्शन कॉल दिखेगी वहाँ से वो जंप कर जाएगा, मतलब उसके नीचे की स्टेटमेंट को छोड़ देगा, जंप करके कहाँ आ जाएगा, जहाँ पर भी उसकी डेफिनेशन है, डेफिनेशन को वो एग्जीक्यूट करेगा। उसके बाद क्या करेगा, वो वापस चला जाएगा कहाँ पे, जहाँ पे कॉल हुई थी, और उसके बाद नेक्स्ट उसकी जो लाइन है उनको रन करना वो शुरू कर देगा, ओके। तो इस तरह से जो है हम फंक्शन डिक्लेरेशन करते हैं, ऑलराइट। अब देखते हैं कि जो फंक्शन डिक्लेरेशन है, कॉल है, और जो ये डेफिनेशन है, इनको कैसे लिखा जाता है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहला जो हमारे पास है वो है फंक्शन डिक्लेरेशन, ठीक है। तो आप क्या करते हो, रिटर्न टाइप लिखते हो पहले। रिटर्न टाइप होता है कि डेटा टाइप, जैसे हम वेरिएबल बनाते हैं ना, तो हम लिखते हैं इंट ए, वैसे ही हम फंक्शन का भी अपना डेटा टाइप होता है, यानी कि वो, तो सॉरी, यहाँ से हम क्या करते हैं, इंट ए का मतलब क्या होता है हमारा, कि भाई जो ये ए है हमारा वेरिएबल, वो इंटीजर टाइप के डेटा को स्टोर करेगा, राइट। तो वैसे ही फंक्शन में भी रिटर्न टाइप होता है, वहाँ पे भी हम ये इन्हीं डेटा टाइप का यूज़ करते हैं। तो वो क्या बताता है कि ये जो फंक्शन है हमारा, सब कुछ काम करने के बाद हमें वापस कौन सी वैल्यू देगा, इंटीजर टाइप की, वेरिएबल टाइप की, वो हम यहाँ पर लिखते हैं। फिर आता है आपके फंक्शन का नाम, उसके बाद हम अंदर आपके जो है आर्ग्यूमेंट्स लिखते हैं। अभी आर्ग्यूमेंट्स के बारे में बाद में बात करेंगे। और यहाँ लास्ट में जो हम सेमीकोलन लगाते हैं, क्योंकि ये क्या है, सिर्फ डिक्लेरेशन है, डिक्लेयर किया जा रहा है कि ऐसा ऐसा फंक्शन हमने क्रिएट किया है, ओके। तो इसको हम ऐसे देख सकते हैं, फ्लोट सम, फ्लोट एक्स, फ्लोट वाई। तो ये क्या है, फ्लोट टाइप का फंक्शन है, जो कि दो वैल्यूज जो है फ्लोट एक्स और फ्लोट वाई को कैलकुलेशन के लिए लेता है। तो इसको हम बाद में समझेंगे क्या होता है। वैसे ही एक यहाँ पे बना दिया इंट ऐड, जो कि एक वैल्यू लेता है, और यहाँ पे हमने वॉइड ड्रॉ बना दिया, जो कि कोई भी वैल्यू नहीं लेता है, ठीक है। तो इसको अभी जब हम करेंगे आगे तब देख लेंगे क्या होता है। उसके बाद जो नेक्स्ट है आपका यहाँ पर, वो थी आपकी डेफिनेशन, ठीक है। ये जो हम लास्ट में डेफिनेशन करते हैं, जहाँ पे बताते हैं कि क्या कोड करता है हमारा, तो वो जो डेफिनेशन है वो इस तरह से होती है। सेम लाइन लिखेंगे आप पहले, ये वाली पूरी की पूरी, तो ये पूरी की पूरी लाइन हमने यहाँ पर लिख दी, लेकिन यहाँ पे हम सेमीकोलन का यूज़ नहीं करे थे। यहाँ पे मैं सेमीकोलन का यूज़ किया था, यहाँ पे सेमीकोलन का यूज़ नहीं करते हैं। और यहाँ पर इसका एक ब्लॉक आ जाता है, ठीक है। इस ब्लॉक के अंदर जो भी हम यूज़ करेंगे, जो भी हम लिखेंगे, वो इस फंक्शन की बॉडी हो जाएगी, राइट। उसके बाद आती है फंक्शन कॉल। कॉल कहाँ होती है, वो होती है फंक्शन के अंदर, मेन फंक्शन के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे हम सिंपल क्या लिखते हैं, फंक्शन का नाम और जो भी उसको हमने वैल्यूज़ सेंड करनी है। अभी शायद कन्फ्यूजन हो रही होगी आपको यहाँ पर, लेकिन जैसे हम एक प्रोग्राम देखेंगे तो ये सारा क्लियर हो जाएगा वहाँ से, ओके। अच्छा जी, अगर आप ना ये देखोगे कि पहले हम क्या लिखते हैं, रिटर्न टाइप लिखते हैं, फिर फंक्शन का नाम लिखते हैं, फिर कोई उसकी जो आर्ग्यूमेंट्स हैं वो लिखते हैं, और फिर ये जो यहाँ पर एक ब्लॉक बनाते हैं। तो अगर आप ये मेन को देखोगे तो मेन भी वैसा का वैसा ही है ना, देखो, रिटर्न टाइप, ठीक है, फंक्शन का नाम मेन, राइट। उसके बाद ब्रैकेट स्टार्ट,
ब्रैकेट क्लोज, बीच में कुछ नहीं, क्योंकि क्या होता है कि बीच में आपकी मर्जी होती है अपने आर्ग्यूमेंट्स देने हैं या नहीं देने हैं, तो हमने यहाँ पे कोई आर्ग्यूमेंट्स नहीं दिए हैं। तो ये इसकी बॉडी आ गई। तो बेसिकली हम क्या कर रहे थे अभी तक, जब भी हम कोई कोड लिख रहे थे तो हम एटलीस्ट एक फंक्शन का यूज़ तो कर रहे थे, मेन फंक्शन। ओके, तो ये जो होता है आपका एक फंक्शन होता है। ऑलराइट, तो अब आगे देखते हैं प्रोग्राम्स के थ्रू हम कि कैसे इसको यूज़ करते हैं नेक्स्ट वीडियो में।